हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है टू लेडी राम्स, इसे डिस्कस करेंगे। वैसे टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो टाइटल है टू लेडी राम्स, इसे क्यों दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो राम कैरेक्टर है उसके डबल वाइफ्स है, इसलिए उसका जो टाइटल है वो है टू लेडी राम्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। Introduction. Two Lady Rams was written by Mulkraz Anand, a prominent figure in Indian literature known for highlighting social issues through irony and satire. तो टू लेडी राम्स को लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद एक प्रोमिनेंट, एक हम लोग कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट फिगर थे इंडियन लिटरेचर के, जो कि जाने जाते हैं हाईलाइट करने के लिए सोशल इश्यूज़ को, और ये सोशल इश्यूज़ को अपने आयरनी और सटायर को यूज़ करते थे अपने वर्क्स में, जिसके ज़रिए वो हाईलाइट करते थे सोशल इश्यूज़ को। This story humorously critiques societal norms, particularly the dowry system, polygamy, and the influence of colonialism. और उनका ये जो स्टोरी है ये काफ़ी हास्यपूर्ण तरीके से क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिक करता है, मीन्स आलोचना करता है सोसाइटल नॉर्म्स की, सामाजिक मानदंडों की। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा की, पॉलीगैमी मतलब कि एक से ज़्यादा शादी को पॉलीगैमी कहते हैं, पॉलीगैमी मतलब बहु विवाह कह सकते हैं, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, और कॉलोनियलिज्म का इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। मुल्कराज आनंद्स टू लेडी राम्स वॉज पब्लिश्ड इन मेन whose name did not appear in the census and other stories। तो ये जो है ना मेन whose name did not appear in the census and other stories, ये उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है मुल्कराज आनंद का, और इसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में उनका ये जो स्टोरी है टू लेडी राम्स वो पब्लिश हुई थी। इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट लल्ला झिंदा राम एंड हिज टू वाइफ्स। और ये स्टोरी है, एक ह्यूमरस स्टोरी है लल्ला जिंदा राम की और उसके दो वाइफ्स की, जिसका नाम है, पहली वाइफ का नाम है सुखी और दूसरी का नाम है शकुंतला। और सुखी तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 55 ईयर्स ओल्ड थी, लेकिन ये जो शकुंतला है ये राम से 25 ईयर्स छोटी है। ये Ram is a contractor to whom the government confers the title of knighthood for his service to the government। और राम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी में, जिसको गवर्नमेंट कन्फर करती है एक टाइटल। ये टाइटल है नाइटहुड की, और ये नाइटहुड का टाइटल उन लोगों को दिया जाता था जो गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वफादार रहते थे, उनके सर्विस में रहते थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, अबाउट द ऑथर। अब हम लोग मुल्कराज आनंद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो मुल्कराज आनंद, इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर को 1905 में इनका जन्म हुआ था, और 28 सितंबर 2004 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, recognized for his depiction of the lives of the poorer class in the traditional Indian society। तो मुल्कराज आनंद को स्पेशली जाना जाता था क्योंकि वो पुअरर क्लास, इंडिया के पुअरर क्लास का जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ, उन्हें वो डेपिक्ट करते थे अपने स्टोरीज में। और इंडियन राइटर्स में ट्रायो के नाम से जाने जाते हैं। तीन राइटर हैं, एक तो है मुल्कराज आनंद, फिर है आर के नारायण, और एक है राजा राव। ये तीनों को इंडियन राइटर के इंडियन इंग्लिश राइटर का ट्रायो कहा जाता है। मुल्कराज आनंद वॉज बोर्न इन अ हिंदू खत्री फैमिली इन पेशावर। और ये जो पेशावर है ना, ये पाकिस्तान में है अभी फ़िलहाल, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था 1905 में, उस टाइम पे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों सेम ही थे ना, हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते थे, भारत के नाम से, तो इसलिए हम लोग इन्हें इंडियन राइटर ही मानते हैं, भले ही अभी ये पेशावर में है, पाकिस्तान में है पेशावर। ठीक है। हिज फर्स्ट नॉवल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935। इनकी फर्स्ट नॉवल थी अनटचेबल, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। इज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट विच वर नेग्लेक्टेड एट द टाइम। और अपने इस नॉवल में मुल्कराज आनंद
एक्सपोज करते हैं इंडिया के जो अनटचेबल कास्ट थे उनके लाइफ को वो एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता था उस टाइम में सोसाइटी के द्वारा। फिर आगे है इनके द्वारा लिखी गई कुछ नॉवेल्स। सबसे पहले तो है अनटचेबल जो कि 1935 में आई थी। फिर है कूली जो कि 1936 में आई थी। टू लीव्स एंड अ बर्ड जो कि 1937 में आई थी। देन है द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939, द शॉर्ड एंड द सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945। इसके बाद हम लोग अब इनके कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें से है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज जो कि आई थी 1934 में, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज 1947, रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज 1953, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959। तो ये सारे इनके कुछ शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शंस थे। अब हम लोग इन्हें कुछ अवार्ड्स दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और इन्हें पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला था जो कि 1968 में मिला था, और इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 में दिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा थीम्स। ये जो शॉर्ट स्टोरी है टू लेडी राम्स, इसमें कुछ थीम्स इन्होंने एम्प्लॉय किए हैं जो कि है डिसेप्शन, स्टेटस ऑफ वुमेन, कॉलोनियलिज्म, डाउरी सिस्टम, सोशल स्टेटस, मैरिज, जेंडर रोल्स एंड हायरार्की। वैसे थीम्स पर हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ यहाँ पे हेडिंग से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि अभी इसमें हम लोग समरी एंड टाइटल सिग्निफिकेंस और फिर क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट स्टोरी की, ठीक है। तो अभी तो हमारा फिलहाल है टाइटल सिग्निफिकेंस कि मुल्क राज आनंद ने ये जो टाइटल दिया है टू लेडी राम्स, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस टाइटल को हम लोग टू वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसकी व्याख्या दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है कि चेंजिंग द वर्ड्स फ्रॉम लेडी राम टू लेडी राम्स इम्प्लाइज राम्स एक्सपर्टीज इन फोर्जरी। तो जिस तरीके से जो राम कैरेक्टर है इस स्टोरी में, वो जिस तरीके से वो उस इनविटेशन कार्ड में जो लिखा हुआ था लेडी राम, उसे वो जिस तरीके से बदल देता है, अल्टरकेट कर देता है टू लेडी राम्स में, तो ये चीज़ हाईलाइट करती है कि राम कितना एक्सपर्ट है फोर्जरी में। फोर्जरी मतलब जालसाजी में। His altercation of the words from Lady Ram to Two Lady Rams is not his first experience of modifications। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राम ने किसी लेटर का या फिर किसी कार्ड का किसी भी वर्ड्स को चेंज किया हो, मॉडिफाई किया हो। ये वो पहले भी बहुत बार कर चुका है ऑफिशियल फाइल्स की। As he had altered many more intricate documents in the past, उसने पहले भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफिकेशन किया हुआ था। दिस सजेस्ट हिज कनिंगनेस, और ये सजेस्ट करता है उसके कनिंगनेस का कि वो कितना जालसाज है, वो फोर्जरी करने में एक्सपर्ट है, कितना कनिंग है, कितना दुष्ट है राम। फिर हम लोग इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं जो कि है इट पॉइंट्स आउट द इनडिफरेंस ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट। तो ये टाइटल जो है टू लेडी राम्स, ये भी हाईलाइट करता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना ये ब्रिटिश रूल के टाइम पर सेट है, तो उस टाइम की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो कितना इनडिफरेंस थी, कितना उदासीन थी भारतीय प्रजा को लेकर के, बिकॉज दे हैव नॉट थॉट whom they should address as लेडी इन केस ऑफ अ मैन विद मल्टीपल वाइफ्स अटेन्स नाइटहुड। क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा कि क्या होगा अगर एक ऐसा मैन जिसे नाइटहुड की उपाधि दी जा रही है, उसकी अगर दो वाइफ है, मल्टीपल वाइफ्स है, तो वो जो टाइटल है नाइटहुड का वो उसके किस वाइफ को दिया जाएगा, पहली या फिर सेकंड को। यह गवर्नमेंट नहीं सोची थी उस टाइम पे। फिर आगे है समरी। It is a humorous story about Lalla Jhinda Ram and his two wives Sukhi and Sakuntala. Ram is a contractor,
तो ये स्टोरी में 3 कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुखी, शकुंतला एंड राम. Ram is a contractor to whom the government confers the title of knighthood for his service to the government. राम एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे गवर्नमेंट टाइटल देती है नाइटहुड की, और इसी के लिए एक पार्टी भी रखा गया था. अनफॉर्चुनेटली द न्यूज़ क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज 2 वाइफ्स. और अब क्या होता है कि ये जो न्यूज़ है ना कि पार्टी में लेके जाना है किसी एक वाइफ को, तो अब दोनों वाइफ है राम की, तो दोनों तो जाने की इच्छा रखेगी ही. तो जिस कारण से दोनों में ही जो अब कोल्ड वॉर चलती आ रही थी ना पहले से, वो अब वर्ल्ड वॉर में टर्न हो जाती है. तो दोनों लड़ाई करने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है दोनों के बीच में, सुखी एंड शकुंतला के बीच में. बोथ ऑफ दैम वांट टू अटेंड द अवार्ड सेरेमनी. दोनों ही उस अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करना चाहती है. बट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वाइट्स ओनली 1 लेडी राम. लेकिन वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो तो सिर्फ एक लेडी राम को इन्वाइट की है ना. इनिशियली इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर राम. लेकिन स्टार्टिंग में तो ये मैटर नहीं करता था राम के लिए. ही थिंक्स ऑफ टेकिंग हिज सेकेंड वाइफ. वो मन में कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि वो अपनी सेकेंड वाइफ को लेके जाएगा, जिसका नाम है शकुंतला. शकुंतला राम की सेकेंड वाइफ है, टू द पार्टी. द सर्वेंट्स इन्फॉर्म्स हिज फर्स्ट वाइफ सुखी अबाउट हिज प्रीफरेंस. लेकिन जो सर्वेंट्स है वो इन्फॉर्म कर देते हैं सुखी को, राम की फर्स्ट वाइफ को, उसके प्रीफरेंस के बारे में, राम के प्रीफरेंस के बारे में, कि वो पार्टी में सेकेंड वाइफ शकुंतला को लेके जाने वाला है. शी बिकम्स फ्यूरियस एंड वर्बली अटैक्स बोथ ऑफ दैम. और अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है और फिर वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है, राम को और शकुंतला को. वैसे राम ने क्या किया होता है कि वो अपने घर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया होता है, एक शकुंतला के लिए और एक सुखी के लिए, क्योंकि दोनों के बीच बनता नहीं था इसलिए. तो जब ये सब बात पता चलता है ना कि शकुंतला को लेके जाने वाला है राम उस गार्डन पार्टी में, तो सुखी तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है और अब वो शकुंतला के हिस्से में चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है, फ्यूरियस रहती है वो. तो उस टाइम पे ना राम कहता है सुखी को कि वो अपने हिस्से के घर में जाए. तो सुखी क्या कहती है कि तुम मेरे आने से पहले कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो 1 लाख रुपीज़ लेके आई थी अपने साथ, तभी राम के फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था. तो जो फर्स्ट वाइफ है सुखी, वो डाउरी लेकर आई थी अपने साथ, और जो शकुंतला है सेकेंड वाइफ, वो कुछ भी लेकर के नहीं आई थी, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. वैसे 2 शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी राम को, क्योंकि सुखी जो है फर्स्ट वाइफ, वो एक चाइल्ड नहीं दे पा रही थी, इसलिए सेकेंड वाइफ को लाना पड़ा. शकुंतला इसलिए आई थी. और सुखी को क्या लगता है कि राम जो है वो सच्चा प्यार तो सुखी से ही करता है, लेकिन और जो शकुंतला है वो सिर्फ ऑप्शन है. अगर वो मीन्स सुखी अगर एक चाइल्ड कंसीव कर पाती तो शकुंतला की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. वहीं दूसरी तरफ जो शकुंतला है वो ऐसा सोचती है कि राम ज़्यादा प्यार करता है शकुंतला से, ना कि सुखी से, क्योंकि अगर सुखी से उसे प्यार होता तो शकुंतला को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती. तो इसलिए दोनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलते ही रहता है. आफ्टर द इंसिडेंट इट बिकम्स अ मैटर ऑफ वरी फॉर राम. अब इसके बाद से राम बहुत ही ज़्यादा वरी करने लगता है. बोथ इंसिस्ट राम ऑन टेकिंग दैम टू द पार्टी. अब दोनों ही वाइफ्स जो है राम को इंसिस्ट करती है कि वो उन्हें पार्टी में लेकर के जाए. ही कैन नेदर लीव सुखी नॉर शकुंतला. और अब वो संकट में पड़ जाता है, वो ना ही सुखी को छोड़ सकता है और ना ही शकुंतला को. Therefore, Ram feels helpless and asks for help from the officials, but to no avail. इसलिए राम बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगता है, तो वो ऑफिशियल्स से थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी लाभ नहीं मिलता उधर से. It is not clear whom they refer to as Lady Ram, and he takes it as an advantage. अब वहाँ पे कार्ड में तो मेंशन नहीं था ना कि कौन से लेडी राम को इनविटेशन मिला है, तो इसी बात का वो एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है. राम चेंजेस द लेटर ऑन द इनविटेशन कार्ड फ्रॉम लेडी राम टू लेडी राम्स एंड रिजॉल्व्स द ऑनगोइंग इशू. अब वो कार्ड में, उस इनविटेशन कार्ड में जो लिखा हुआ था ना लेडी राम, तो उसे राम चेंज कर देता है, वहाँ पे लिख देता है टू लेडी राम्स, और वो जो इशू चल रही थी कि कौन पार्टी में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, उसे राम सॉल्व कर देता है.
ही टेक्स बोथ ऑफ हिज वाइफ्स टू द पार्टी, और वो अपने दोनों ही वाइफ्स को उस पार्टी में लेके जाता है। द गवर्नर एंड हिज वाइफ गिव दैम अ वार्म वेलकम, और उस पार्टी में गवर्नर और उसकी वाइफ दोनों ही राम एंड उसके दोनों वाइफ्स को वार्म वेलकम देते हैं। दे बिकम फेमस एंड अटेंड एवरी प्रोग्राम इन द टाउन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उसके बाद से वो लोग फेमस हो जाते हैं। उसके बाद से जो भी पार्टी होती है उनके टाउन में वो तीनों अटेंड करते हैं एक साथ। इसके बाद है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो है ये क्रिटिक ऑन कॉलोनियलिज्म। तो अभी जो हमने समरी पढ़ा तो एग्जैक्टली मुल्कराज आनंद ने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है उसे हम लोग समरी में पढ़ा, लेकिन अब वो उस स्टोरी के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में, उसे हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस में कहेंगे। और क्रिटिकल एनालिसिस में आप अपने व्यूज़ को भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्रिटिकल एनालिसिस में हमारा पॉइंट है क्रिटिक ऑन कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मीन्स उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद पर ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो उपनिवेशवाद की आलोचना करती है। टू लेडी राम्स is a simple short story that revolves around a conflict between two wives of a contractor लल्ला सिंधा राम। ये जो स्टोरी है टू लेडी राम्स, ये एक सिंपल शॉर्ट स्टोरी है जो रिवॉल्व करती है एक कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द, और ये कॉन्फ्लिक्ट है जो कॉन्ट्रैक्टर है लल्ला जिंदा राम उसके दोनों वाइफ्स को लेकर के। However, after a close reading of the story, इट अनवील्स वेरियस इंटरप्रिटेशंस। लेकिन जब हम लोग एक क्लोज रीडिंग करते हैं, अच्छे तरीके से स्टोरी को पढ़ते हैं, तो इस स्टोरी से कई सारे पर्दे उठते हैं, जिसमें से पहला है वन ऑफ देम इज दैट वी कैन रीड द स्टोरी एज अ क्रिटिक ऑफ इंडियाज कॉलोनियल एरा। सबसे पहला एक इंटरप्रिटेशन हम लोग ये दे सकते हैं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये क्रिटिक करती है इंडिया के कॉलोनियल एरा को। मुल्कराज आनंद सेट्स द स्टोरी ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग तो रखी गई है कॉलोनियल एरा में, ब्रिटिश रूल जब थी इंडिया में उस टाइम की सेटिंग रखी गई है यहाँ पे। इट वॉज एन एरा ऑफ डिसेप्शन, एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमिनेशन। और ये जो एरा थी ब्रिटिश रूल की, ये एरा थी डिसेप्शन की, एक्सप्लॉयटेशन की और डोमिनेशन की। In those days, to govern a colony like India, the foreign masters needed the support of rich natives. उस टाइम पर इंडिया के जैसे एक कंट्री को गवर्न करने के लिए वो जो फॉरेन मास्टर्स थे, फॉरेन मास्टर्स या फिर वाइट मास्टर्स हम लोग ब्रिटिशर्स को कहते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए था हमारे ही इंडिया के रिच नेटिव्स की। In most cases, the rich merchants, contractors, employees, etc. cooperated with the white masters with no hesitation for the sake of selfish motives. और ये जो रिच नेटिव्स होते थे जो गवर्नमेंट की मीन्स ब्रिटिश गवर्नर की हेल्प करते थे, वो होते थे हमारे ही इंडिया के रिच मर्चेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल करके वाइट मास्टर्स के साथ मिल जाते थे बिना किसी हेजिटेशंस के, क्योंकि वो अपने सेल्फिश मोटिव्स को ध्यान में रखते थे, ना कि हमारे इंडिया के बारे में सोच रहे थे, ना ही हमारे इंडिया के पुअर पीपल के बारे में सोच रहे थे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो मिल जाते थे और उनके साथ मिल करके फिर वो इंडिया के पुअर पीपल को लूटते थे। For instance, in the story, Ram, a contractor, is a master of trickery who cooperated with the white masters in corruption. और एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं इस स्टोरी में जो राम है कॉन्ट्रैक्टर, वो मास्टर है ट्रिकरी का। ट्रिकरी वही मीन्स जालसाजी, धोखाधड़ी, ठगी। तो वो कॉर्पोरेट करता है वाइट मास्टर के साथ करप्शन में। पहले तो करप्शन कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके साथ वो अपने साथ मिला लेता है रिच नेटिव्स को, और फिर ये दोनों मिल करके इंडिया के पुअर पीपल को परेशान करते थे, उन्हें लूटते थे। फिर आगे है द गवर्नमेंट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नॉट ओनली ट्रिक द कॉमन पीपल बट ऑल्सो द रिच नेटिव क्लास। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो सिर्फ कॉमन पीपल को ही लूटती थी, उन्हें ही ट्रिक करती थी, वो रिच नेटिव्स को भी बेवकूफ़ बना रही थी। दे एम्प्लॉयड दैम फॉर देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो उन्हें एम्प्लॉय करते थे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, ना कि रिच नेटिव्स के बेनिफिट्स के लिए। To continue their exploitation, they made sure they were in good contact with the affluent class.
और उस एक्सप्लॉयटेशन को करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी एफ्लुएंट क्लास की, तो वो मेक श्योर करते थे कि ये जो एफ्लुएंट क्लास है, जो रिच पीपल है हमारे इंडिया के, उनके कांटेक्ट में रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहे. To appease them, they used medals and awards as tools to appease their subjects. और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ही होशियार थी. वो ना मेडल्स एंड अवार्ड्स यूज़ करती थी ताकि वो रिच नेटिव्स को, हमारे इंडिया के रिच नेटिव्स को वो खुश कर सके, अपीज कर सके, और फिर वो कॉमन पीपल को बेवकूफ़ बना सके, उन्हें लूट सके. इट इज़ लाइक अपीजिंग अ बेबी विद अ कैंडी सो डैट ही वुड नॉट वाइन. तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडिया के रिच नेटिव्स को कुछ मेडल्स एंड अवार्ड्स देकर के खुश करना, उन्हें अपीज करना, ठीक वैसा ही है जैसे कि एक बेबी को एक कैंडी देके खुश कर दिया जाता है ताकि वो रोए ना. फॉर इंस्टेंस, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं. द गवर्नमेंट कन्फर्स द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू राम बिकॉज ही सपोर्ट्स द वाइट मास्टर्स. तो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो राम को नाइटहुड की उपाधि इसलिए देती है क्योंकि राम जो है वो सपोर्ट करता है वाइट मास्टर्स को. दे ऑर्गेनाइज अ सेरेमनी, द गार्डन पार्टी, टू ऑनर द टाइटल एट द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट. और इसी के लिए वो लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है. पार्टी का नाम था द गार्डन पार्टी, क्योंकि वो ऑनर कर रही थी उन लोगों को जिन्हें टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, या फिर और भी कई सारे मेडल्स एंड अवार्ड्स दिए गए थे, और जिसमें से राम भी एक था जिसे नाइटहुड की उपाधि दी गई थी. In reality, the title of knighthood is nothing but a mere decoration and medium to befool the rich natives. और अगर रियलिटी में हम लोग समझने चाहें तो वो जो टाइटल है नाइटहुड का, वो ज़्यादा और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक डेकोरेशन है और एक माध्यम है वो रिच नेटिव्स को बेवकूफ़ बनाने का. राम डज नॉट डिजर्व सच अ टाइटल. राम एक्चुअली में ऐसे टाइटल को डिजर्व ही नहीं करता था. He has no such qualities as bravery, honesty, truthfulness, etc. राम में ऐसे कुछ क्वालिटीज नहीं थी कि उसे नाइटहुड की टाइटल दी जाए, जैसे कि ना ही वो ब्रेव था, ना ही ऑनेस्ट था, और ना ही ट्रूथफुल था. इवन द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ डैट. और इतना ही नहीं बल्कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो थी वो इस बात से अवेयर नहीं थी कि राम कैसा कैरेक्टर है, उसे सब कुछ पता था. द गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ डैट. Without people like Ram, the officials cannot engage in corruption and hide it from the common people. और राम के जैसे कैरेक्टर्स के सपोर्ट के बिना जो ऑफिशियल्स थे वो करप्शन में एंगेज नहीं हो सकते थे, और अगर एंगेज हो भी जाए तो उसे वो छुपा नहीं पाते कॉमन पीपल से. डेट्स वाई कि गवर्नमेंट जो थी वो राम जैसे कैरेक्टर्स को, राम जैसे लोगों को अवार्ड्स दिया करती थी ताकि राम जैसे लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट करते रहे और वो लोग मिलकर करप्शन करें. That is the only reason why the authority entitled him the title. और यही रीज़न है कि वो जो अथॉरिटी थी वो टाइटल देती है राम को नाइटहुड की. राम्स अल्टरकेशन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लेडी राम्स, सॉरी यहाँ पे राम्स नहीं, राम होगा, टू लेडी राम्स ऑन द इन्विटेशन लेटर पॉइंट्स आउट हिज डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस. और राम का उस लेटर में लेडी राम के जगह पर टू लेडी राम्स का लिख देना उस इनविटेशन कार्ड में, ये पॉइंट आउट करता है कि राम कितना डिसऑनेस्ट है. और इतना ही नहीं कि वो सिर्फ उस कार्ड में टू लेडी राम्स लिखता है, बल्कि हमें इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि पास्ट में ऐसे भी और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें राम कुछ मॉडिफिकेशंस कर देता है. Lalla Chinda Ram is an example of the rich class of the pre-independence era of India. इंडिया की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, मिसटाइप हो गया यहाँ पे, सॉरी, INDIA, ठीक है. हु इज़ एन एक्सपर्ट इन नेगोशिएशन एंड फॉर्जिंग ऑफिशियल फाइल्स. तो लल्ला सिंधाराम एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है रिच क्लास का, प्री इंडिपेंडेंस एरा का. इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो रिच क्लास थे उसमें से, रिच पीपल थे, उसमें से एक है लल्ला सिंधाराम, जो कि एक्सपर्ट है नेगोशिएशन में एंड और फॉर्जरी में, मीन्स जालसाजी में. फिर हमारा अगला पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेशन.
द कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैव नेवर प्रोहिबिटेड करप्शन। वो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उन्होंने कभी भी करप्शन को निषेध नहीं किया। द रीजंस आर, फर्स्ट दे आर पार्ट ऑफ इट। और पहला रीज़न तो यही है कि वो खुद ही करप्शन के पार्ट है, तो वो क्यों करप्शन को रोकना चाहेंगे। और सेकंड है, दे डू नॉट केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। उन्हें कॉमन पीपल के वेलफेयर के बारे में कोई केयर ही नहीं था। उन्हें बस चाहिए था तो अपना पावर एंड अथॉरिटी। For example, although there was a prohibition of polygamy in India during the colonial era, the government has allowed the मिताक्षरा law। वैसे तो कॉलोनियल एरा के टाइम पे भी पॉलीगैमी बैन थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो मिताक्षर लॉ को लागू कर दी थी, उसे अलाउ कर दी थी। According to the law, anyone who cannot have a child can marry multiple times until the birth of a child। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये जो मिताक्षर लॉ था, इसमें क्या था कि एनीवन, कोई भी जिसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है अपनी वाइफ से, तो वो दूसरी शादी कर सकता है जब तक कि उसे बच्चा ना हो जाए। और बच्चा यहाँ पे एक बेटे का मतलब है, लड़की का नहीं। इट मीन्स अ मैन कैन प्रैक्टिस पॉलीगेमी। इसका मतलब यही है कि एक मैन पॉलीगेमी कर सकता है, मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है, वो कई बार शादियां कर सकता है। राम्स फर्स्ट वाइफ सुखी कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड, देयरफॉर राम मैरी शकुंतला। राम की फर्स्ट वाइफ जो है सुखी, वो एक चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई राम शकुंतला से शादी करता है। द प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू डैट। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है। द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी फॉर अ सिचुएशन लाइक राम्स कंडीशन। राम की क्या कंडीशन थी, उसे नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन उसके तो डबल वाइफ्स है ना, तो एक लेडी राम को लेकर के जाना था, लेकिन डबल वाइफ्स में से कौन से लेडी राम को वो अपने साथ लेकर के जाता, दोनों तो राम की ही वाइफ है और दोनों जिद करेगी ही जाने को। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कौन से वाइफ को लेकर के जाए, इन केस राम का कंडीशन के जैसा अगर किसी का कंडीशन होता है तो। What if a man like Ram with two wives attains knighthood, who will have the title of lady? क्या होगा अगर राम के जैसा ही किसी का डबल वाइफ हो और उसे नाइटहुड की उपाधि दी जाए, तो वो जो नाइटहुड की उपाधि है वो किस लेडी राम को मिलेगा, फर्स्ट वाली को या फिर सेकंड वाली को। In Ram's case, both of his wives insist on going with him to the garden party। और राम के केस में हम लोग देखते हैं कि दोनों ही वाइफ्स इंसिस्ट करती है राम को कि वो उस गार्डन पार्टी में जाना चाहती है। वेयर एज द इन्विटेशन इज ओनली फॉर हिम एंड हिज लेडी राम। लेकिन वो जो इन्विटेशन है वो सिर्फ राम के लिए और उसके एक लेडी राम के लिए है, ना कि दोनों के लिए। या तो दोनों को इनवाइट कर दो या फिर बता दो कौन सी वाइफ को लेके आना है। Since there is no law, it creates a conflict between सुखी and शकुंतला। और ऐसा कोई लॉ भी नहीं था कि कौन से वाइफ को लेके जाना है, तो इसलिए दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। Having no clear policy points out the British government does not care about the natives। और ऐसा कोई पॉलिसी के बारे में नहीं सोचना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में हमें बताता है कि वो कितना केयरलेस है, उसे कुछ भी नहीं पड़ा है हमारे नेटिव्स के बारे में। What they care about is the wealth and power। उन्हें सिर्फ अपने wealth and power की पड़ी है। That they gain by using their rich servants। जो उसे मिल जाता है अपने rich servants को यूज करके, rich servants जैसे कि राम। The king emperor who lives 7,000 miles away from its colony India operates and controls India and its natives through some government departments। और जो किंग एम्पेरर है वो खुद 7,000 माइल्स अवे दूर रहता है, वो 7,000 माइल्स दूर रहता है वो, और इंडिया के जैसे कॉलोनी को वो गवर्न करता है इतनी दूरी से। और वो इंडिया को कॉलोनी बनाकर रखा है और उसे वो इतनी दूरी से रूल करता है, ऑपरेट करता है अपने सिर्फ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू। इन कंक्लूजन, टू लेडी राम्स बाय मुल्कराज आनंद uses humor to highlight the serious issues in Indian society during the colonial period। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम के सीरियस इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए मुल्कराज आनंद जो है वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज में ह्यूमर को यूज किया करते थे। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लल्ला जिंदा राम,
आनंद क्रिटिसाइजेज द ऑब्सेशन विद ब्रिटिश टाइटल्स। तो लल्ला जिंदा राम के जैसे कैरेक्टर्स को यूज़ करके मुल्क राज आनंद जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं टाइटल्स को लेकर के जो ऑब्सेशन होते थे लोगों के, और डॉरी सिस्टम को वो डॉरी सिस्टम की आलोचना करते हैं, एंड द लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन द मैरिज। और एक मैरिज में वुमेन का डिसरिस्पेक्ट होता था। यहाँ पे एक शादी करने के बाद दूसरी शादी कर लिए तो जो पहली ही क्यों, दोनों वाइफ के साथ डिसरिस्पेक्ट ही हुआ ना, इनजस्टिस हुआ। सुखी जो थी पहली वाइफ, उसके होते हुए भी दूसरी वाइफ को राम लेकर के आया, तो ऑफ कोर्स वो पहली वाइफ का डिसरिस्पेक्ट ही है। तो दूसरी वाली के साथ भी तो अन्याय ही हुआ, शकुंतला के साथ पहली वाइफ के होने के बावजूद भी वो दूसरी को लेकर के आया। फिलहाल यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छे से समझ आ गई हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वैसे अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है KK_तिवारी। ओके, सो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।